गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th का बैच है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू यूनिट न्यू चैप्टर, और ये पूरी यूनिट 2 या 3 टर्न की है बस, विद प्रॉब्लम्स। ठीक, यूनिट 5। तो यूनिट 4 कौन सी थी? EMI एंड AC। ठीक है, यूनिट 5 चैप्टर कौन सा होगा? ये 8। NCERT के अकॉर्डिंग चल रहे हम लोग। ठीक है, तो यूनिट है 5 चैप्टर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, शॉर्ट में इसको कहेंगे EMW। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को क्या कहते थे? EMI। वैसे इसको क्या कहेंगे? EMW या EM वेव्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए। ठीक है, और जब नई चीज़ हम लोग पहली बार देखते हैं तो डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है, फिर वो धीरे धीरे उसकी आदत पड़ती है। ठीक है बहुत सिंपल, लेकिन नई चीज़ है आपके लिए, बिल्कुल नई चीज़। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर मैक्सवेल के बारे में है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं सब मैक्सवेल ने दी। तो ये पूरा चैप्टर मैक्सवेल पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ID से। डिस्प्लेसमेंट करंट। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? भंडारा खाने? अच्छा। डिस्प्लेसमेंट करंट तो ये बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए। तो बचपन से जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं अभी तक, बचपन से, वो कौन सी करंट थी? कंडक्शन करंट। ठीक है, बचपन से हमको बताया गया है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्या बताया गया है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, देखिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये जितनी भी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल नई चीज़ें हैं, अचंभित करने वाली, आश्चर्यजनक, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, सुनना तो दूर की बात है। समझ गए? है बहुत सिंपल। ठीक है, लेकिन नई चीज़ें हैं, इसलिए डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो बचपन से हम लोगों ने जो करंट पढ़ा है, चाहे वो AC हो चाहे वो DC हो, कौन सी करंट थी वो? कंडक्शन करंट। कौन सी थी? जो कि चार्ज के चलने के कारण प्रोड्यूस होती है। किसके कारण? ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे, निगेटिव चार्ज फ्लो करे, सॉलिड में फ्लो करे, लिक्विड में फ्लो करे, या गैस में फ्लो करे। ठीक है, मूवमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, चाहे वो AC हो चाहे वो DC हो। ठीक है बेटा, सुनते रहो। तो बचपन से जो हम लोगों ने पढ़ा है कि करंट क्या होता है, चार्ज के चलने को करंट कहते हैं। मूवमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। कोई वायर है, कैसे पता चलेगा इसमें करंट फ्लो हो रही है? चार्ज दिखेगा तुम्हें प्रैक्टिकली कैसे? हाँ, एक तरीका है, छू के देखो, समझ गए? और मान लेते हैं यहाँ पे 100 एम्पियर की करंट है, तो वो लास्ट छूना होगा फिर वो। ठीक है, तो कैसे पता चलता है किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड। गुड, आप यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रख दो बगल में। अगर करंट फ्लो हो रही होगी तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, नहीं फ्लो हो रही होगी तो जैसी है वैसी बनी रहेगी, नॉर्मल कंडीशन जैसी होती है। नहीं समझ? नॉर्मल कंडीशन में जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। और जब किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रख देते तो उसको रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत वीक होता है ना। समझ गए? जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल ला के रखो
तो वो जो स्टे करेगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। लेकिन जब किसी वायर के पास रखेंगे, अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है तो फिर वो वायर के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है कैसे पता चलेगा? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, ठीक है। क्योंकि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होती है उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। करंट को स्मॉल आई से लिखें या कैपिटल आई से लिखें, वो आपकी इच्छा है। हम यहाँ कैपिटल आई से लिखेंगे चैप्टर में, ठीक है, कोई डाउट? तो करंट को पहचानने का तरीका क्या है? ठीक है, कि किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होगी तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैग्नेटिक नीडल से क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। समझ गए? तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या है? जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होगी तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अभी नहीं समझे? बचपन से हमको यही बताया गया है कि करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे एक नई करंट आने वाली है जिसको डिस्कवर किया था मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल। ये पूरा चैप्टर किसके बारे में है? मैक्सवेल के बारे में। इस चैप्टर का कोई भी आर्टिकल स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग उसकी कहाँ से होगी? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, पूरी थ्योरी में, ठीक है। सुनिए ध्यान से। ये कोई कैपेसिटर है, इसको हमने कनेक्ट किया वेरिएबल करंट सोर्स से। किससे कनेक्ट किया हमने? वेरिएबल करंट सोर्स। एसी मेंस कह सकते हो, ठीक है। वेरिएबल है बहुत सिंपल, लेकिन बिल्कुल नई चीज़ है और नई चीज़ को डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर सी है बेटा, पेज बाद में काउंट करना, पहले देख लो, ऑलरेडी लेट आए हो, ठीक है। तो ये जो है कैपेसिटर सी, इसको हमने कनेक्ट कर दिया वेरिएबल करंट सोर्स से, ठीक है। अब ये सोर्स क्या करेगा? एसी मेंस मान लो, एसी मेंस से तो वेरिएबल करंट सोर्स होता है, ठीक। इसमें वेरिएबल करंट फ्लो कराएगा। अपर हाफ साइकिल में अगर ये पॉजिटिव प्लेट P1 पॉजिटिव है तो P2 कैसा हो गया? निगेटिव। तो अपर हाफ साइकिल, बेटा जल्दी आओ। तो अपर हाफ साइकिल में आप जानते हैं जो वेरिएबल करंट होती है यानी एसी, उसको हम ऐसे शो करते हैं। अब अपर हाफ साइकिल में एक टर्मिनल पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। लोअर हाफ साइकिल में दूसरा वाला पॉजिटिव, पहले वाला नेगेटिव। ध्यान से देखो, तो करंट जो होगी यहाँ पे वो केवल यहाँ से यहाँ तक होगी, बीच में करंट नहीं होगी। क्योंकि आप जानते हैं कैपेसिटर के प्लेटों के बीच क्या होता है? एयर या वैक्यूम। अगर कोई मीडियम है भी तो कौन सा मीडियम होता है? इंसुलेटिंग, जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहा जाता है तो उसका मतलब इंसुलेटिंग। यहाँ पे एयर कैपेसिटर है यानी एयर है, एयर है वैक्यूम मान लो, क्लियर। यानी बीच में कोई करंट नहीं है, समझ गए? केवल यहाँ से यहाँ तक करंट है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे प्लेट P1 है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे P2 पे जाएंगे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। लोअर हाफ साइकिल में क्या होगा? P1 से निकलेंगे, P2 से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे? P1 पे। तो पहले तो ये नेगेटिव चार्ज इसका खत्म होगा, फिर इससे और निकलेंगे तो उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, उस पर नेगेटिव। यानी करंट जो होगी वो यहाँ से यहाँ तक, समझ गए? एक बार P1 से इलेक्ट्रॉन निकल के P2 पे जाएंगे, फिर P2 से निकल के P1 पे जाएंगे, फिर P1 से निकल के P2 पे जाएंगे, फिर P2 से निकल के P1 पे जाएंगे। एसी में यही तो होता है, एक बार करंट टुवर्ड्स राइट, एक बार टुवर्ड्स लेफ्ट। बीच में कोई करंट नहीं होगी कि बीच में तो गैप है, नहीं समझे? अगर दो तार इतनी दूरी पे हैं तो क्या बल्ब जल जाएगा? जब दोनों को टच कराओगे, ऐंठोगे, ऊपर से टेप लगाओगे, नहीं आया समझे? इतनी दूरी पे करंट फ्लो हो जाएगी? नहीं आया समझे? ठीक। तो ये तो प्लेट, कैपेसिटर प्लेट दूर दूर होती है ना, बीच में क्या होता है? एयर या कैपेसिटर या कोई मीडियम, समझ गए? तो बीच में कोई करंट नहीं है, केवल करंट इतने में है,
समझ गए? ऑल्टरनेटिंग करंट है वेरिएबल करंट, ठीक है। यानी P1 से इलेक्ट्रॉन निकल के P2 पे जाएंगे तो P1 पे पॉजिटिव, P2 पे निगेटिव। ये तो पता होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर क्या होता है, पॉजिटिव, और जिस पे पहुंचते हैं उस पर निगेटिव। फिर P2 से निकलेंगे कहाँ जाएंगे, P1 पे। फिर P1 से निकल के कहाँ जाएंगे, P2 पे। फिर P2 से निकल के कहाँ जाएंगे, P1 पे। इतने में करंट होगी। समझ गए? बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन समझना आसान नहीं है। अब यहाँ समझ, नई चीज़ बिल्कुल। और आपको पता है, जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होती है उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी वायर में। तो यहाँ पे हम नीडल रखें, मैग्नेटिक नीडल, तो उसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ तो करंट फ्लो हो रही ना। अब यहाँ समझे, ठीक है। यहाँ पे अगर नीडल रखें, बीच में तो कोई करंट नहीं है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, या नहीं होना चाहिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, उसका लॉजिक समझ में आ गया। या यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहां नीडल रख दो। यहां पे डिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी यहां पे करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए डिफ्लेक्शन आ रहा है। जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होती है उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। यहां क्यों डिफ्लेक्शन आ रहा है, यहां तो बीच में करंट है ही नहीं, बीच में तो एयर है, करंट तो केवल यहां से यहां तक है। नहीं आया समझे, ये बात समझे? हाँ, जब कुछ समझ आ रहा है, जब P1 पे पॉजिटिव चार्ज होगा, P2 पे निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, पॉजिटिव से निगेटिव कहां होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर, ठीक है। फिर जब P2 पे पॉजिटिव होगा लोअर हाफ साइकिल में, और P1 पे निगेटिव, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, P2 से P1। और जब कम चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, जब ज़्यादा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी और वैल्यू भी। भाई पहले धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर घटता जाएगा, जीरो होगा, फिर वो पॉजिटिव और वो निगेटिव। समझ गए? जैसे +1 कूलाम, -1 कूलाम, +2 -2, +3 -3, +4, जैसे ऐसे में बताया था, -4, +3 +5 -5, +5 कूलाम हो गया। मान लेते 5 कूलाम इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, कूलाम में नहीं होती है, माइक्रो कूलाम में होती है, समझाने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। +5 बाद P1 पे क्या आएगा, अरे अभी कैसे निगेटिव आ जाएगा, पहले +5 से 0 होगा, +4 जिस तरीके से बढ़ता है पहले, फिर उसी तरीके से घटता है। +5 कूलाम, -5 कूलाम के बाद इस पर क्या आएगा, +4 -4, +3 -3, +2 -2, +1 -1, 0 0। यही तो इसमें बताया था। अब यहां पहुंच गए, यहां मैक्सिमम से फिर 0 आ गया, अब डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अब P2 पे पॉजिटिव और P1 पे निगेटिव, +1 -1, +2 -2, जैसा ऐसे बताया था। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से चेंज होगा। अगर हम यही वाला एसीमेंस लगा दें हम अपने घरों वाला, तो भी 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे, 50। क्योंकि हम लोग के घरों में जो एसी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। नहीं समझे? बाकी सोर्सेस तो मेगा हर्ट्ज वाले भी होते हैं। अभी नहीं आया समझे? ठीक है, बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। ये बात समझ आ गई? तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, लॉजिक समझ में आ गया, क्योंकि करंट है। यहां पे प्रोड्यूस हुआ, लॉजिक समझ में आ गया, करंट है। यहां क्यों प्रोड्यूस हुआ, तो मैक्सवेल ने क्या कहा, ये भी करंट है। चार्ज का फ्लो होना ही करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना भी करंट है। समझ गए? तो जो बचपन से हमारे दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया गया है कि चार्ज के चलने को ही क्या कहते हैं, करंट, अब थोड़े से उसको साइड में करो, वो रहेगा, जाएगा नहीं, वो रहेगा। अब आपको दिमाग को समझाना है, दिल को समझाना है, मान जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना भी करंट है। नहीं समझे? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये करंट ना होती तो उसके चाहो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है, करंट। समझ गए? को डाउट? तो चार्ज का चलना ही करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना भी करंट है। अभी नहीं समझे? इस करंट को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये नई करंट दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस की किसने, मैक्सवेल ने। समझ गए?
रेट ऑफ या फ्लो ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ चार्ज कर दो, मूवमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड दैट करंट इज नोन एज कंडक्शन करंट। जो पुरानी करंट है ना, कन्वेंशनल करंट जिसे बोलते हैं कंडक्शन करंट, उसको कंडक्शन करंट कहेंगे। और ये जो नई करंट आई है इसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिक करंट। अभी नहीं समझे? दिस करंट इज नोन एज, ठीक। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ पुरानी यादों में। ठीक है, प्लेटों के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? हैंड्स रेस करो। समीर, प्लेटों के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? 1 2। ठीक बेटा, तुम पेपर दे के आए हो आज। मेघना, प्लेटों के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ बोलो। क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो तुम्हारा बेटा फिर मार्क्स कैसे आएंगे? ठीक, ये पॉइंट चार्ज के कारण होता है। हाँ, और किसने हाथ उठाया? फैजान, बोलो। नहीं, तुमने हाथ नहीं उठाया था तो क्यों नहीं उठाया था? तुम भी तो इंसान हो। अच्छा, तुमको भरोसा नहीं क्या तुम इंसान हो? अरे तुम्हारे सिलेबस का भी तो है। जय सलेन, बोलो। क्यू अपॉन, समीर बोलो। अभिनव, तुम गौरव, क्या? नहीं, तुम बोलो। तुम बोलो। सही है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों कहाँ से आ गया? अरे सिग्मा कैसे बोल रहे थे? क्यों बोल रहे थे? ये कैसा सिग्मा बोल रहे थे तुम? तुम भी यही बोलने वाले होगे ना? हाँ ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूफ पढ़ा था गॉस थ्योरम में। प्रूफ कहाँ पढ़ा था? गॉस थ्योरम में। और यूज किया था कैपेसिटर में। शर्म वाली बात है। ठीक है समीर बेटा, तुमने रस्सी खरीद ली, रिजल्ट बाद खरीदोगे। जीरो सिग्मा अपॉन रस्सी खरीद लो, टाइम आ रहा है। सुने, शांत रहो। तो इसका प्रूफ पढ़ा था, पेपर में आई नहीं क्या इसके बारे में कुछ? गॉस थ्योरम और आ जाता तो ठीक। तो इसका जो प्रूफ पढ़ा था हम लोगों ने, वो गॉस थ्योरम में पढ़ा था। एक प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 प्लेट हैं, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या तुम लोगों ने DRN नहीं बनाया क्या? DRN, ठीक है, डेली रिवीजन नोट्स। ठीक है क्या करोगे तुम लोग? अभी घर नहीं जाना है। अभी सीधे कहाँ जाओगे? बुक स्टॉल सीधे, और बुक बगल वाले में जाना। ठीक है, हाँ मत जाओ। ठीक, तुम नेक्स्ट ईयर आना। नेक्स्ट ईयर 17 मार्च से, अगले साल 12th का बैच चालू करेंगे 17 मार्च से, क्योंकि 14 मार्च को होली है। इस बार 12 मार्च से चालू किया था ना, लेकिन चूंकि 14 मार्च को होली है, ठीक है, तो इस बार चालू करेंगे 17 मार्च से। समझ गए? याद रखना। हसनैन, इस बार 12th का बैच चालू होगा 17 मार्च से। ठीक है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता ना। सुनिए, हाँ तुमको बताया नहीं इस बैच में क्या? हर बैच में तो बताते हैं। अच्छा तुम लोग बातें करते रहते हो ना। ठीक है, एक अभी जाना, घर जाते समय एक पतला रजिस्टर खरीदना, जितना पतला हो सके। ठीक है, बुक स्टॉल जाना, लेकिन फेयर होना चाहिए, रफ नहीं। रफ के पन्ने नहीं अच्छे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल पतला। ठीक है, कई बच्चे तो 10 रुपये वाला खरीद के लाए रजिस्टर, और उसमें आपको हर चैप्टर एक लीफ में आ जाना चाहिए, यानी इधर 2 पेज। एक लीफ में कितने पेज होते हैं? 2। हाँ ठीक है, आपको केवल उसके फार्मूले लिखने हैं और मेन पॉइंट्स लिखना है। समझ गए? और कोशिश करो 2 कलर के पेन यूज करो,
ठीक है, ताकि अलग अलग दिखे ना। एक लाइन जैसे एक पॉइंट लिखा तुमने ब्लू से, एक लिखा ब्लैक से, एक लिखा ब्लू से, एक गैप दे दे के, मतलब इस तरीके से बनाना है। ये नहीं घना 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 घना, नहीं समझे, ताकि पढ़ने का क्या करे, मन करे। और आपको केवल उसमें चैप्टर के फार्मूले लिखने हैं या मेन पॉइंट्स बीच में जो आ जाते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बताया था, ठीक है। डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट्स पॉजिटिव चार्ज, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट्स नेगेटिव चार्ज, इस टाइप से पॉइंट्स। या जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हमने बताया था, वी एज्यूम प्लस क्यू नॉट चार्ज एट दैट पॉइंट एट विच डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, द डायरेक्शन along which प्लस क्यू नॉट चार्ज टेंड्स टू मूव रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मेन जो पॉइंट है और फार्मूले, ठीक है। और उस कॉपी को आपको डेली देखना, यानी एक चैप्टर यानी एक पेज आपको 1 मिनट देखना है। जैसे अभी आप 8 चैप्टर पढ़ चुके हो, 16 पेज हो गए मान लेते हैं एग्जाम्पल, तो 16 मिनट बस, क्योंकि जब आप डेली देखोगे तो आपके लिए 1 मिनट भी पर्याप्त है। एक पेज को केवल कितनी देर देखना है, 1 मिनट। याद नहीं करना है, केवल उसको ऊपर से नीचे तक क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो अगर आप डेली हर चैप्टर के कांटेक्ट में नहीं रहोगे तो फिजिक्स के प्रति जो डर है वो कभी नहीं खत्म होगा। आपको हर चैप्टर के कांटेक्ट में डेली रहना है, और वो इसी डीआरएन के द्वारा ही पॉसिबल है। हर साल बनवाते हैं, अभी तो बताया नहीं तुम लोग को, क्या ऐसा कह रहे हो जैसे मतलब बना लोगे घर जाके, अभी समझ गए। अरे एक चैप्टर बना लो आज, 8 दिन में 8 चैप्टर हो गए। करना क्या, 2 ही पेज तो लिखने हैं। हाँ, बस ध्यान रखना उसको 2 पेज से ज़्यादा ना होने पाए, ठीक है। कम हो जाए तो कोई डाउट नहीं, सारे फार्मूले आ जाएं और मेन जो पॉइंट्स हैं वो आ जाएं, ठीक है। एक पेज को 1 मिनट देखना है, यानी 2 मिनट में आपका एक चैप्टर पूरा हो जाएगा। और वो कॉपी आपको डेली देखनी है, नियम से देखनी। कोई भी दिन, अच्छे बच्चों बात कर रहे हैं, ठीक है। एक भी दिन अगर छूटा तो फिर कोई फायदा नहीं उससे। आपको हर चैप्टर के कांटेक्ट में डेली रहना है। आपको पता ही नहीं चलेगा वो पूरा चैप्टर कब आपके दिमाग में जीवन भर के लिए फीड हो गया, नहीं समझे। आप जहाँ हफ्ते 2 हफ्ते बीतेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो अपने आप वो फार्मूले परमानेंट दिमाग में क्या हो गए, फीड हो गए। मेन पॉइंट्स कोशिश से करना कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ना मिस हो। इसका मतलब ये भी नहीं कि सारी डेफिनेशन ही लिख डाली मार, ठीक है। डेफिनेशन हो गया, कोई जरूरत नहीं, जो मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स जो हैं, और फार्मूले सारे समझ गए। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी किसी भी चैप्टर का टेस्ट देना है, ठीक है, आपको केवल क्या करना है, प्रूवमेंट्स की प्रैक्टिस करनी है बस। बाकी छोटी छोटी चीज़ें, फार्मूले तो सब आपको याद ही हैं। यानी आपको कोई भी चैप्टर पढ़ने में डर नहीं लगेगा। फिजिक्स के प्रति जो डर है वो खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, समझ गए। हर चैप्टर के कांटेक्ट में आपको डेली रहना है, हर चैप्टर, ठीक है। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, एक पेज को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। अगर 8 चैप्टर, जैसे 8वां चैप्टर स्टार्ट हुआ तो 8 दूनी 16 पेज हो गए। एक लीफ में 2 पेज होते ना, 16 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें तो एक भी पेज पर्याप्त है, इसमें तो एक ही पेज में हो जाना है, नहीं आया समझे। EMI में 2 पेज मोर देन सफिशिएंट है, AC में भी 2 पेज मोर देन सफिशिएंट है, समझ गए। अभी नहीं आया समझे, ठीक है। और जब नया चैप्टर चालू करना तो नए पेज से चालू करना, नहीं वहीं चालू कर दो। अगर 1.5 पेज पे खत्म हो गए कोई डाउट नहीं, नए पेज से चालू करो, ठीक है। और कंजस्टेड नहीं होने चाहिए, बीच में थोड़ा गैप दे के। हमने कहा 2 कलर के पेन यूज कर लो, ब्लू और रेड, या इस टाइप से, एक लाइन इससे एक लाइन उससे, तो वो थोड़ा अलग अलग दिखता, हमें पढ़ने में आसानी रहे। अभी नहीं समझे, कोई डाउट, समझे नहीं समझे, ठीक है। तो ये DRN बनाओ धीरे धीरे, एक दिन में भी एक चैप्टर के बनाओगे, और अपने हाथ के ही याद होते हैं। कई बच्चे सोचोगे दूसरा बना लेगा, उससे फोटोकॉपी करा लेंगे, कई बच्चे ये करते हैं, ठीक है। याद साझी बना के क्यों नहीं दे रहे हैं, तो ठीक है। हमारे बना के देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर प्रिंटेड नोट्स आपको याद होने लगें, नहीं समझे, तो किताबें जाने बुक्स कब से रखे हो, आज तक कुछ याद हुआ है तुम्हें, ठीक, नहीं समझे। तो अपने हाथ के लिखे हुए, दूसरे का जो लिखेगा वो भी आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो अपने हाथ से बनाओगे वही याद होगा आपको, नहीं समझे। अब जैसे समीर के नोट्स हैं या अंश नहीं आया उसके नोट्स हैं, तो उसकी राइटिंग तो दूसरा समझ ही नहीं सकता है, समझ गए। उसके लिए तो वो ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ता है, गूगल ट्रांसलेटर, ठीक। हाँ, तुम भी हो उसी में, ठीक। तुम्हारा तो लगता नहीं, तुम हाथ से लिखते हो, समझ गए। यहाँ तक तो DRN बनाओ,
डेली रिवीजन नोट्स। समझ गए? और कोई नहीं बताएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है ये, और ये DRN वर्ड भी कहीं नहीं यूज होगा, ये हमने भी इसको डिस्कवर किया है। समझ गए? आप सर्च करो गूगल में नहीं मिलेगा DRN। समझ गए? अभी नहीं समझे? ठीक है, आपको हर चैप्टर के कंटेंट में डेली रहना है। ठीक है, हर चैप्टर। और जो नहीं बनाएगा कोई दिक्कत नहीं है, 17 मार्च डेट ध्यान रखें। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। तो प्लेटों के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? समझ आया ये? हाँ, कोई जो अब दोबारा नहीं बताएंगे, आधा घंटे ऑलरेडी बता चुके हैं, अब पूरी कहानी हम फिर से बताएं तुम्हारे लिए। ठीक, सुने। तो अगर एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इनके बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? पहले लिखें, when electric current flows through a wire, electric current flows through a wire, comma, a magnetic field is produced around that wire, पैरा चेंज करें। According to Maxwell, comma, when an electric field varies very rapidly, very rapidly का मतलब बहुत तेजी से, कॉमा, a magnetic field is produced around that variable electric field. A magnetic field is produced around that variable electric field. Full stop. Thus, a variable electric field is equivalent to an electric current, and this current is known as displacement current. ब्रैकेट में लिखो ID। किससे रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट को? ID से। ठीक है, तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या है, सबको समझ आया? चार्ज का चलना ही करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना भी करंट है। ठीक है, अभी नहीं समझे? ठीक, डायग्राम बनाइए, पहले डेफिनेशन पढ़ो जो लिखा है हमने। तो वीडियो ऑन करना भूल गए, जो बच्चे घर पे पढ़ रहे लिखें, क्या लिखा है हमने? एट एनी इंस्टेंट टी, डायग्राम के बाद लिखना है। जो बच्चे घर पे पढ़ रहे ध्यान सुने, वीडियो ऑन करना भूल गए, डायग्राम के बाद लिखना है।
at any instant t, small t, comma, if the charge on the plates of capacitor, if the charge on the plates of capacitor B plus Q and minus Q respectively, B plus Q and minus Q respectively, then intensity of electric field, intensity of electric field between the plates of capacitor, intensity of electric field शॉर्ट में लिख रहा है कोई E/F, between the plates of capacitor at that instant, at that instant क्यों कहा हमने? क्योंकि अलग अलग टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? अलग। जब चार्ज चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज होगा। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि बीच में एयर है, वैक्यूम है, इसलिए के नहीं लगाया। अगर कोई मीडियम होता तो क्या लगा देते? के। क्लियर? सिग्मा को क्या, ये कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? गॉस थ्योरम में। इसका प्रूवमेंट पढ़ा था गॉस थ्योरम में, यूज़ किया था कैपेसिटर में। ठीक है। सिग्मा को क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसका मतलब क्या होता है? हाँ, पर यूनिट, अभी तो वॉल्यूम कहा था, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ चार्ज पर। छोटे में आपको हमने बताया था चार्ज डेंसिटी 3 टाइप की होती है, गॉस थ्योरम में ही बताया था और पहले चैप्टर में बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी। ठीक है। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज। चार्ज पर यूनिट लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है। अब जैसे प्लेट का एरिया ए है और चार्ज क्यू है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई? क्यू अपॉन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी क्या आ गया ई का फॉर्मूला? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। इससे क्यू निकालें, मल्टीप्लाई कर दो, एप्सिलॉन नॉट ई ए, एप्सिलॉन नॉट ई ए। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? दोनों प्लेटों के बीच, जैसे ये 2 प्लेटें हैं कैपेसिटर की प्लेट, इस पे पॉजिटिव है, इस पे निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट से इस प्लेट की ओर होगा ऐसे। तो दोनों प्लेटों के बीच एक हम इमेजिनरी एरिया ले रहे हैं, इमेजिनरी सरफेस, जिसका एरिया प्लेट के एरिया के इक्वल है। अरे जैसे प्लेट है वैसा इमेजिनरी ले लिया एरिया, उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक। समझ गए? जैसी 2 प्लेटें हैं वैसे ही हमने एक एरिया को क्या किया है? इमेजिन कर लिया है। ठीक है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ई इंटू ए। अगर वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो। समझ गए? और मैं ऐसे माना है, बीच में दोनों प्लेटों के बीच में ऐसे माना है, और ये इमेजिनरी सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ही तो है। ई इंटू ए क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इंटू ए। वैसे तो ई ए कॉस थीटा होता है, लेकिन अगर कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाता है? ई इंटू ए। को डाउट? यानी ई इंटू ए की जगह क्या लिखेंगे? फाई ई। और ध्यान रखना ई की वैल्यू लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो फाई ई भी लगातार चेंज होगा। ए तो कांस्टेंट होगा, लेकिन ई चेंज हो रहा है ना लगातार, तो फाई ई भी लगातार चेंज होगा। अभी नहीं आया समझे? कोई भी स्टेप ना समझ में आए तुरंत पूछें, कोई भी कंफ्यूजन हो डिफ्रेंशिएट कर दें। क्या कर दें? डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। पहले देख लो, 2 मिनट का है बेटा, इसके बाद घर ही तो जाते हो। अच्छा 5 मिनट पहले पहुंच जाओगे तो कितना पढ़ लोगे? पढ़ने जल्दी होगी ना। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी,
ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। क्या आ गया? डी क्यू अपॉन डी टी। एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, डी फाई ई अपॉन डी टी। और आप जानते हैं डी क्यू अपॉन डी टी क्या होती है? करंट। लेकिन यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है। यानी ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। लेकिन रिप्रेजेंट तो करंट को ही करेगा, क्योंकि कूलाम अपॉन एम्पियर, कूलाम अपॉन सेकंड क्या होता है? एम्पियर होता है। कूलाम अपॉन सेकंड क्या होता है? रिप्रेजेंट तो करंट को कहेगा। समझ गए? ध्यान रखना, ये चार्ज के फ्लो होने का रेट नहीं है, ये चार्ज के चेंज होने का रेट है। समझ गए? डी क्यू अपॉन डी टी, डिस्प्लेसमेंट करंट। आईडी नहीं समझे? क्या आ गया आईडी का फार्मूला? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। 10। तो जो पहले हमने डेफिनेशन लिखाई थी डिस्प्लेसमेंट करंट की, वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी। क्या थी? ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी। द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करेंट एट दैट पॉइंट। नहीं समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत? या ऐसे भी कह सकते हो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक। डी फाई ई अपॉन डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई ई क्या होता है? डी फाई ई चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी फाई अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? यहाँ तक पहुँचे? 10 इसका डेफिनेशन लिखाएंगे। बिल्कुल नई चीज़ है बहुत सिंपल, नई चीज़, मज़ेदार। ठीक है? और इस चैप्टर का कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक का जो उसका रिकॉर्ड है पिछले 4-5 सालों में, या तो 1 मार्क का क्वेश्चन एक आता है या 2 मार्क्स का, बस। तो इस चैप्टर और यूनिट के बाद हम लोग किस पे आ जाएंगे? ऑप्टिक्स, बड़ी यूनिट। क्या? किस में? बहुत बड़ा है वो। तो क्यों तुम्हें जल्दी काहे की है? क्या तुम्हें नवंबर में देना है क्या बोर्ड एग्जाम? समझ गए? इससे क्या मतलब है? ठीक है, तुम जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो। कब कौन सी चीज़ ख़त्म करानी है, कब क्या करना है, वो हमारा काम है। ठीक है? जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो मन से। ठीक है? और DRN वाली कॉपी बना लेना, और ऐसी राइटिंग बनाना है कि समझ जाओ। लिखें। और यूनिट इसकी भी एम्पियर ही होगी। अरे डी क्यू अपॉन डी टी तो है, अगर इससे भी निकालेंगे तो भी क्या आएगी? एम्पियर। ठीक है? लिखे, द प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट and rate of change of electric flux and rate of change of electric flux। बेटा पहली लाइन से ही छूट गया अनुराग। द प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ब्रैकेट में लिख लो डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई ये लिखा हुआ है, डी फाई अपॉन डी टी ये लिखा बेटा, डी फाई ई अपॉन, इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट अ पॉइंट इन अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, एट अ पॉइंट इन अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉमा is called displacement current। displacement current
एट दैट पॉइंट। क्लियर? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। हाँ, अब थोड़ा ध्यान सुनेंगे। मैक्सवेल की इस थ्योरी के पहले पूरी दुनिया यही मानती थी, सारे साइंटिस्ट, सारे लोग क्या मानते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनो, क्या कर रहे हो तुम अभिनव? तो मैक्सवेल की इस थ्योरी के पहले तक पूरी दुनिया यही मानती थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड एक अलग क्वांटिटी, यानी दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अभी तक आप भी मानते थे, अब आज के बाद नहीं मानोगे, ठीक है? तो पूरी दुनिया यही मानती थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हैं। मतलब समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड से या मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया नहीं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? मैग्नेटिक, देखो प्रोड्यूस किया उन्होंने वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। क्या है? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। क्लियर? अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए इन्होंने 4 बेसिक लॉ यूज़ किए और एक भी लॉ उनका अपना नहीं है, दूसरे के लॉ यूज़ किए, लेकिन कहलाते क्या हैं वो? मैक्सवेल्स इक्वेशंस। क्या कहलाते हैं वो? क्योंकि उन इक्वेशंस को, उन लॉ को यूज़ करके उन्होंने प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? बड़े अचंभे वाली बात है, आश्चर्यजनक वाली, अद्भुत, अनोखी, अजूबी बात है। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है? चार्ज। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है? करंट। करंट या तो भी कोई मैग्नेट हो, नहीं समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है? चार्ज। थोड़ा ध्यान सुनना, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है? करंट। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में चलती हैं, नहीं समझे? सन से लेके अर्थ तक जो लाइट आ रही है, और लाइट किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो किस फॉर्म में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और रास्ते में वैक्यूम है, ना चार्ज है ना करंट है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ से? ठीक है? नहीं समझे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए होता है? चार्ज। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट। और रास्ते में ना कहीं चार्ज है ना कहीं करंट है। तो फिर ये ट्रेवल कैसे कर रही हैं? ठीक है? तो जहाँ पे सोर्स होता है, क्या होता है? सोर्स। वहाँ पे चार्ज या करंट की ज़रूरत होती है। समझ गए? अब भी नहीं आया समझे? ठीक। तो जैसे सन से लाइट प्रोड्यूस हुई तो वहाँ पे चार्ज हैं, आयंस वगैरह होते हैं ना, ठीक है? वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करते हैं? और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? वेरिएबल। कैसा होता है? सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे है और वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा मतलब ऑसिलेट कर रहा है। मतलब समझे? 1 वोल्ट पर मीटर, 2 वोल्ट पर मीटर, 3 वोल्ट पर मीटर, 4 वोल्ट पर मीटर, 5 वोल्ट पर मीटर। 5 के बाद 4 3 2 1 0। अभी तक प्लस वाई, फिर तब कहाँ? माइनस वाई। 1 वोल्ट पर मीटर, 2 3 4 5। 5 के बाद 4 3 2 1 0। इसे बोलते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ मान लेते हैं सोर्स से, वहाँ चार्ज होता है। समझ गए? यहाँ भी चार्ज है। ठीक है? सोर्स में चाहिए होता है चार्ज या करंट। कहाँ चाहिए होता है? सोर्स में, रास्ते में नहीं चाहिए। ठीक है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है? वाई एक्सिस पे। और ये वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है? और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किसने प्रोड्यूस किया? सोर्स ने। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किसने प्रोड्यूस किया? सोर्स ने। और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ने किसको प्रोड्यूस किया? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है? वाई एक्सिस पे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? जेड एक्सिस। एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या प्रोड्यूस किया? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड।
और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे है और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे। नहीं समझे? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वेरिएबल होना चाहिए बस। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे करते करते सन से अर्थ तक लाइट आ जाती है। ऐसे ही ट्रेवल कर रही है। नहीं आया समझे? रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन ना चार्ज चाहिए होगा और ना करंट चाहिए होता है। नहीं समझे? बस स्टार्टिंग करने के लिए चाहिए होता है। अभी नहीं समझे? इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती हैं। और ये जो वाइब्रेशंस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? मिलियंस ऑफ बिलियंस, मिलियंस ऑफ बिलियंस, यानी 10⁻15 हर्ट्ज, 10⁻16 हर्ट्ज। समझ गए? जैसे आपको निकालना c = न्यू लैम्डा किसी भी लाइट के लिए। c आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸। न्यू क्या होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या होती है? वेवलेंथ। न्यू निकाल सकते हैं। आप जानते हो लाइट की वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होती है। c कितना हो गया? 3 × 10⁸। जब आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे 10⁻14, 10⁻15, 10⁻16 हर्ट्ज ऐसे आएगी। मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑसिलेशंस पर सेकेंड। नहीं समझे? लाखों अरब वाइब्रेशंस एक सेकेंड में। जो मैं यहाँ बता रहे थे 1 वोल्ट पर मीटर, 2 वोल्ट पर मीटर, 3, ये एक ऑसिलेशन हुआ। ऐसे एक सेकेंड में कितने होते हैं? लाखों अरब। इतनी तेजी से ऑसिलेशन होते हैं। नहीं समझे? अभी नहीं आया समझे? तो पूरे वैक्यूम में हर जगह जो लाइट जा रही है वो इसी तरीके से। ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सबसे मेन एग्जाम्पल क्या है? ये लाइट। अभी हम बताएंगे 7 टाइप की होती हैं, पहले भी बता चुके हैं 11th में। अभी पूरा लिखा देंगे किसकी क्या वेवलेंथ होती है, कौन कौन सी होती हैं। ठीक है? रेडियो वेव्स, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, यूवी, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये 7 प्रकार की होती हैं बस। उसमें दिखाई केवल कौन सी देती हैं? विजुअल। अभी नहीं समझे? ठीक है? तो ना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या चाहिए? चार्ज। और ना मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या चाहिए? हाँ, करंट। सोर्स जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ चाहिए, एक बार हो जाए बस। यही यहाँ भी हो रहा है, यही हर जगह होता है। अभी नहीं समझे? कोई डाउट? तो मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक। इनको, इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने 4 बेसिक लॉ यूज़ किए, जिनको कहते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है? हेडिंग डालें, मैक्सवेल्स इक्वेशंस फॉर EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लिखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। इस चैप्टर का हर आर्टिकल यहीं से स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, कॉमा, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड and variable magnetic field produces variable magnetic field produces variable electric field। पूरा लिखा? variable electric field produces variable magnetic field and variable magnetic field produces variable electric field and vice versa, and vice versa। यानी बार बार यही होता रहेगा। ठीक है? फुल स्टॉप। 10
electric field and magnetic field are not independent quantities. Are not independent quantities. क्या प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पहले चेंज करें। टू प्रूव दिस थ्योरी, टू प्रूव दिस थ्योरी, दैट इज, जो हम दैट इज बोलते हैं तो उसका मतलब IE, दैट इज टू find the relation, to find the relation between electric field and magnetic field, electric field and magnetic field, comma, Maxwell used समीर, तुम इसकी अभिनव इसकी राइटिंग जान जाते हो समीर की। मैक्सवेल यूज्ड 4 बेसिक लॉज, मैक्सवेल यूज्ड 4 बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स। comma, these laws are known as Maxwell's equations, Maxwell's equations for EMW, for EMW ये लिखा हुआ है। EMW का मतलब समझ गए, जैसे EMI का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये ऑथराइज्ड वर्ड है, पेपर में यूज कर सकते हो। हमने क्या बताया, कुछ समझ आया। मैक्सवेल ने अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेशन फाइंड करने के लिए 4 बेसिक लॉ यूज़ किए, जिन चारों को आप पहले पढ़ चुके हैं। इन चारों को आपने इसी जन्म में पढ़ा है। ठीक है, पहला गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस थ्योरम कह दो, गॉस लॉ कह दो, एक ही चीज़ है। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये तो हमें लग रहा कम से कम 100-150 बार हमने रिपीट किया होगा जब पढ़ाया होगा, कम से कम। याद आया कुछ? इट स्टेट्स, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, पहला लॉ कौन सा है, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, गॉस ने दिया, मैक्सवेल ने यूज़ किया। समझ गए? अब भी नहीं समझे? जैसे किसान कोई चीज़ पैदा करता है, अगर उसको एक किलो में 1 रुपये मिल रहा है, तो जो बीच के होते हैं ब्रोकर, वो 1 किलो में 10 रुपये कमाते हैं। नहीं समझे? साल भर मेहनत कौन करता है, किसान, उसे 1 किलो में कितना मिलता है, 1 रुपये, और बीच के जो ब्रोकर होते हैं वो 1 किलो में कितना कमाते हैं, 10 रुपये। समझ गए? लिखें, एग्जाम्पल दिया हमने। ठीक, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तो सबको याद होगा ना कि गॉस थ्योरम जो था वो क्लोज सरफेस के लिए था। सुनो देखो, गॉस थ्योरम किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, और जो एम्पियर्स लॉ था वो क्लोज्ड कर्व के लिए। क्लोज्ड कर्व 2 डायमेंशन होता है, क्लोज सरफेस 3 डायमेंशन। तुमने घर पे लेक्चर देखे नहीं क्या अभी? ठीक है, तो गॉस थ्योरम किसके लिए होता है, क्लोज कर्व के लिए। ठीक है, और एम्पियर्स लॉ क्लोज, गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए और एम्पियर्स लॉ क्लोज कर्व के लिए। ठीक है, लिखो, इट स्टेट्स, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद नहीं तुम्हें? पूरा नहीं याद है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
passing through a closed surface, passing through a closed surface in an electric field, in an electric field is equal to वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ, देख के लिखो जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज कंटेन्ड इन दैट क्लोज सरफेस, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज कंटेन्ड इन दैट क्लोज सरफेस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। टोटल चार्ज कंटेन इन दैट क्लोज सरफेस, यानी फाई ई इक्वल टू क्या हो गया, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इंटीग्रेट कर दो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू कह दो, सिग्मा क्यू कह दो, हमने वहाँ पे सिग्मा क्यू लिखा था, समझ गए, बात एक ही है। क्यू क्या है, टोटल चार्ज कंटेन्ड, कंटेंट कह दो, स्टोर्ड कह दो, इन दैट क्लोज सरफेस। अच्छा, यहाँ पे क्लोज सरफेस को कहते क्या थे, गॉसियन सरफेस। क्लोज सरफेस को क्या कहते थे, गॉसियन सरफेस। तुमने पिछले वीडियो नहीं देखे, ठीक, जिन्होंने नहीं देखे टेंशन मत लो, 17 मार्च ध्यान रखो, रुको स्टार्टिंग से, पहले दिन चार्ज की डेफिनेशन, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग यहां तक हो गया। सेकंड, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स, यहीं तक है बस, प्रूफ थोड़ी ना करना है, प्रूफ तो वहां कर चुके हैं ना हम लोग। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आया 2 मार्क्स का तो यही आता है, इससे 2 मार्क्स में चारों इक्वेशन लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है, मतलब चारों लॉ। क्या, हाँ, वेरी गुड, ठीक है, तुम्हें नहीं पता ना, उसको पता है, हाँ, ये जीरो। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, क्योंकि अकेला पोल होता ही नहीं, जहाँ होंगे दोनों होंगे, जितनी लाइंस बाहर निकलेंगे उतनी अंदर आएंगी। चार्ज तो अकेला हो सकता है, लेकिन मैग्नेटिक पोल कभी भी अकेला नहीं हो सकता, ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू के इक्वल था, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 0। लिखे, इट स्टेट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इट स्टेट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अरे ये दूसरा वाला लिखा है ना, दूसरा, पहले वाले में तो नहीं लिखे ले रहे हो। इट स्टेट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, passing through a closed surface in a magnetic field, in a magnetic field is always equal to 0, is always equal to 0, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा। और 0 में जो गोल गोल बना देते हो ना, एग्जामिनर बगल में एक और बना देगा गोल गोल, पूरा लिखा हो ZERO, जैसे 0 बोलते हैं गोल गोल बना देते हैं, एग्जामिनर बगल में एक और बनाएगा, पूरा लिखो ZERO, ठीक है, नोट करेंगे। थर्ड, फैराडेज लॉ फॉर EMI, ये तो अभी आपने पढ़ा है, फैराडेज लॉ फॉर EMI,
फैराडेज लॉ फॉर EMI। याद है ना फैराडे लॉ? इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल और सर्किट इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन दैट कॉइल और सर्किट। भूल गए? ये जो बार बार पीछे वाले चैप्टर भूल जाते हो, इससे बचने का एक ही तरीका है, DRN। समझ गए? कुछ भी पूछो पीछे वाले चैप्टर का, बच्चे ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे पहली बार नाम सुना हो। इंड्यूस्ड EMF क्या होता है? इक्वल टू माइनस d∅b अपॉन dt लिखे। और ये है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे अभी तो पढ़ा है थोड़े दिनों पहले। लिखे द इंड्यूस्ड EMF इट स्टेट्स करके लिखा ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल और सर्किट produced in a coil or circuit is equal to negative rate of change of magnetic flux, negative rate of change of magnetic flux in that coil or circuit, inverted comma closed। ये नोट करें। चौथा लास्ट, बस 2 मिनट और। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आया 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का तो यही, ठीक है? बाकी शॉर्ट तो कहीं से भी आ जाएगा। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कम से कम 15-16 प्रॉपर्टीज़, उसी में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है? 10-12 तो ही है, सब कुछ उसी में आ जाएगा प्रॉपर्टीज़ में भी। 1 मार्क का जो भी क्वेश्चन आएगा वो उन्हीं प्रॉपर्टी से, सारा कुछ हम उन्हीं बता देंगे। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ गए? और इसका जो न्यूमेरिकल भी आता है वो भी 1 मार्क में ही आता है। एक ही फार्मूला है, C = E0 अपॉन B0। E0 दिया होगा तो B0 पूछेंगे, B0 दिया होगा तो E0 पूछेंगे। C आपको पता है 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट। E0 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और B0 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। समझ गए? E0 दिया होगा तो B0 पूछेंगे, B0 दिया होगा तो E0 पूछेंगे। C आपको पता है। समझ गए? एक ही फार्मूला है, इसी से सब हो जाता है। तो चौथा, हाँ, अभी तक मैक्सवेल ने इन तीनों लॉ में कुछ किया नहीं, लेकिन चौथे लॉ में थोड़ा सा करेक्शन किया। और जब करेक्शन किया तो उन्होंने अपना नाम भी ऐड कर दिया उसी में। तो क्या बोलते हैं इसे? हम लोगों ने पढ़ा था एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या पढ़ा था? लेकिन चूंकि तब तक केवल कौन सी करंट थी? कंडक्शन करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट तो थी नहीं। डिस्प्लेसमेंट करंट किसने डिस्कवर की? मैक्सवेल ने। तो उन्होंने इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दिया और इसको कहते हैं मैक्सवेल एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो जब पेपर में आएगा तो आप देख लेना कि आपसे एम्पियर्स सर्किटल लॉ पूछा है कि मैक्सवेल एम्पियर्स सर्किटल लॉ। हैरी नाली, इसमें मैक्सवेल का नाम क्यों लग गया? क्योंकि मैक्सवेल ने इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया। हाँ देखो जरा पहले, एम्पियर्स सर्किटल लॉ याद है ना? अरे अभी तो पढ़ा है मैग्नेट में। क्या होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उदाहरण ने ये क्लोज कर्व के लिए नहीं है, सॉरी क्लोज सरफेस के लिए नहीं है। किसके लिए? क्लोज कर्व के लिए। गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए। एम्पियर्स लॉ, बेटा 2 मिनट बस, कष्ट खत्म होने वाला है। अरे खत्म होने वाला है। क्लोज कर्व, ठीक है?
इसे यहाँ पे क्लोज कर्व को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट। क्लोज कर्व को ही एम्पियर ने चूंकि सर्किट लॉ वर्ड यूज किया था इसलिए क्लोज सर्किट बोल दिया जाता है। इसलिए इस लॉ को क्या बोलते हैं, सर्किटल लॉ। सर्किटल लॉ। हाँ, क्या करना है यहाँ पे, लाइन इंटीग्रल। लेंथ के रिस्पेक्ट में जो भी इंटीग्रेशन किया था उसे लाइन इंटीग्रल कहते हैं। एरिया के रिस्पेक्ट में सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम इंटीग्रल। तो यहाँ लेंथ के रिस्पेक्ट में लाइन इंटीग्रल। बेटा समझो अभिनव, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ along the boundary of a closed circuit, along the boundary of a closed circuit। closed circuit कह दो, closed curve कह दो, is equal to म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। लेकिन थोड़ा सा करेक्शन है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। पहले केवल कौन सी करंट थी, कंडक्शन थी, अब कंडक्शन भी आ गई और डिस्प्लेसमेंट भी आ गई। समझ गए, है वही चीज, बस वहां पे म्यू नॉट आई था, वहां पे क्या था, म्यू नॉट आई, और वहां पे आई कौन सी थी, कंडक्शन वाली केवल। अब ये डिस्प्लेसमेंट वाली और आ गई। ठीक है, आईसी क्या है, कंडक्शन करंट। अरे पुरानी वाली करंट कन्वेंशनल, जो चार्ज के चलने के कारण होती है। और आईडी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। लिखिए, इट स्टेट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, it states comma inverted comma the line integral of magnetic field, the line integral of magnetic field along the boundary of a closed circuit, along the boundary of a closed circuit, ब्रैकेट में लिखो क्लोज कर्व, along the boundary of a closed circuit, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, क्लोज्ड कर्व, is equal to म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, अरे तुम बेटा 15 बार लिख चुके लॉ को, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ sum of mu naught times of sum of conduction current, and displacement current, passing through that closed circuit, ब्रैकेट में लिख लो क्लोज कर्व, दैट क्लोज्ड सर्किट, ब्रैकेट में क्लोज्ड कर्व, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, कष्ट खत्म। ठीक है, ये नोट करो बेटा, तुम इतना जल्दी में रहते हो जैसे जल्दी घर जाके पढ़ना होगा ना। ठीक, ओके, दैट्स ऑल।